आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 10 अगस्त तक के स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और इम्पोर्टेंट डेज को। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की भाला फेंक या जिसे हम बोलते हैं जेवलिन थ्रो स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। सिंपली आपको बताना है यहाँ पे उस खिलाड़ी का नाम जिसने इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन हैं टी धरणीधरन, आशीष यादव, नीरज चोपड़ा और किशोर जैना। सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर है इसका आशीष यादव। तो आशीष यादव की इस उपलब्धि के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम जान लेते हैं इसमें। तो पहली बात तो ये कि हम सब समझ गए कि सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन क्वेश्चन आजकल सिंपली ये नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। तो आपको ये साथ में पता होना चाहिए कि उन्होंने कितना मीटर थ्रो करके इस उपलब्धि को हासिल किया है। तो इसका जवाब होगा 74.09 मीटर। तो उन्होंने अपना जो जेवलिन था 74.09 मीटर थ्रो किया। इसके साथ वो पोडियम पे सेकंड स्थान पर रहे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके साथ ही जो सिल्वर मेडल है, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो बाकी दो की भी अपने आप में इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कौन रहे ये भी आप जान लें। तो फर्स्ट पोजीशन पर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के जैन हेंड्रिक हैंसन। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ और आपको याद रखना ही चाहिए कि जैन हेंड्रिक हैंसन बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका, क्लिंच गोल्ड मेडल। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उन्होंने जो जेवलिन थ्रो किया था वो आशीष से बहुत आगे किया था, 80.50 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। जो ब्रॉन्ज मेडल के हकदार बने वो थे डोमिनिका के एडिसन जेम्स। इन्होंने 73.89 मीटर का थ्रो किया एंड ही डिजर्व ब्रॉन्ज। क्लियर? ये तो बात रही जो 3 मेडल थे उनके बारे में। आशीष को लेकर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप समझ लें कि आशीष इस चैंपियनशिप के इतिहास में जेवलिन थ्रो के मामले में पदक जीतने वाले सेकंड इंडियन प्लेयर हैं। आपको ध्यान रखना है ही इज सेकंड इंडियन प्लेयर इन जेवलिन थ्रो इन वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप। इससे पहले नीरज चोपड़ा ने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। ये ध्यान रखना है कि जब नीरज चोपड़ा ने यहाँ मेडल लिया था तो उनके पास था गोल्ड और आशीष के पास है सिल्वर। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सही है। एक प्रश्न और बन सकता है वो ये कि इस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, तो एक ध्यान रखेंगे यूजीन और ओरेगन एक प्रांत है यूजीन में, वहाँ यूएसए में, वहाँ पे हुआ था। तो अमेरिका के ओरेगन में यूजीन जगह पर इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी स्पोर्ट्स से है। यहाँ में मालूम करना है कि जो 30th BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ओके, वो किस शहर में होगी। अब शहर में होगी इससे पहले आप समझ लें कि ये जो चैंपियनशिप है ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होने वाली है और रिसेंटली होने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताना है बेसिकली ये शहर जहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 4: हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। एंड द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ओके, अभी इसके बारे में और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप समझ लें। तो BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप अपने आप में काफ़ी फेमस चैंपियनशिप है बैडमिंटन को लेकर के, काफ़ी इंपॉर्टेंस बनती है इसकी। इंडिया में ये 70 साल के बाद हो रहा है। एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, अगर 70 साल के बाद हो रहा है तो अगर 70 साल के बाद हो रहा है तो इंडिया में इससे पहले कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2009 में ये हैदराबाद में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आफ्टर हैदराबाद न्यू दिल्ली इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ओके, अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में भी ये रिसेंटली 2018 में हुआ था। इससे बाद में ये इसका जो है इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। 2018 में इसे चीन के नानजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि एशिया में भी ये करीब 8 साल के बाद ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो एशिया में 8 साल के बाद, इंडिया में 17 ईयर्स के बाद इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। और इस इवेंट की पुष्टि की गई थी, तो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, 2 अगस्त को की गई थी। ओके, ये होने कब जा रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी होने वाला है, वो होने वाला है 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। जैसे ही होगा विद मेडल टैली वी विल अगेन रीच टू यू। खैर, होगा कहाँ, इसका जो स्टेडियम होगा वो होगा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। इवेंट जो नॉर्मली सबके होते हैं वो होंगे पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिक्स्ड। ओके, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बनती है वो ये बनती है कि इस चैंपियनशिप की शुरुआत पहली बार हुई थी वो कब हुई थी। BWF वर्ल्ड बैडमिंटनशिप कब शुरू हुई, तो 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अपने शुरुआती समय में बेसिकली ये हुई थी 3 साल में एक बार होती थी। ओके,
3 साल में एक बार होती थी और ये सिलसिला चलता रहा 1983 तक। तो 1977 से 1983 तक ये हर 3 साल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, इसके बाद 1983 से 2005 तक ये इवेंट हो गया द्वैवार्षिक। ओके, ये 2 वर्ष में एक बार होती थी। एट प्रेजेंट की कंडीशन में बात करें तो अगर ओलंपिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, अगर ओलंपिक नहीं है तो इट इज ऑर्गेनाइज एनुअली। अगर ओलंपिक हो रहा है किसी ईयर में तो उस समय ये बैडमिंटनशिप नहीं होती। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसको लेके। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है हमारा BWF ताइपे वर्ल्ड टूर खिताब को लेकर के। ओके, ये ताइपे BWF वर्ल्ड टूर का खिताब इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? मैं फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या है इसके? देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, अनमोल खरब और मालविका बसोड़। और इसका उत्तर क्या है? इसका सही आंसर है तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा के नाम बहुत सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड हुई हैं, तो आप ये जान लें। इसे मैं आपसे कहा दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ताइपे ओपन 2026 सुपर 300 चैंपियनशिप है, ये ध्यान कर लें आप। ठीक है, वर्ल्ड WF वर्ल्ड टूर का अपने आप में चैंपियनशिप है। ये तन्वी को ये खिताब मिला 2 अगस्त को मिला, ये आप समझ सकते हैं। अनवी ने ताइपे ओपन को जीतने के लिए सबसे सॉरी किसे हराया, ये प्रश्न बनता है कि तन्वी ने गोल्ड जीता तो किसे हरा के जीता। तो पहली बात समझ लें कि ये वियतनाम की 6ठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थी थुई लिन गुयेन। थुई लिन गुयेन, इनको ने डायरेक्ट सीधे सीधे सेटों में हराया 21-16 21-16 से। नॉर्मली प्रश्न पूछ सकता है किसे हराया या किस देश की थी, तो वियतनाम की बालिका थी थुई लिन गुयेन, इनको उन्होंने 21-16 21-16 से हराया। ओके, तो ये आपको जानना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। क्लियर? ये इतना इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तन्वी शर्मा इस खिताब को जीत करके इस खिताब को जीतने वाली अब तक की सबसे यंग प्लेयर बन चुकी हैं। ओके, जिस समय इन्होंने खिताब जीता 2 अगस्त को, इसीलिए मैं डेट मेंशन की, जनरली क्वेश्चन तो डेट पे आता नहीं है। तो 2 अगस्त को जिस समय तन्वी शर्मा ने ये खिताब जीता उस समय 17 वर्ष और 222 दिन की थी। एंड इस प्रकार से ये सबसे कम उम्र की चैंपियन बनी है। और इस मामले में उन्होंने चीनी ताइपे की ताई जू यांग के रिकॉर्ड को तोड़ा है। इट मीन्स इससे पहले सबसे यंगेस्ट प्लेयर जो उसने ये BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता था वो कौन थी? चीनी ताइपे की ताई जू यांग थी। ओके, इसके अलावा 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट बनती हैं यहाँ पे कि तन्वी शर्मा रहने वाली कहाँ की है? ये पंजाब की है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंस बनती है उसके आगे कि तन्वी शर्मा वर्ष 2008 में साइना नेहवाल की खिताबी जीत के बाद ताइपे ओपन में महिला सिंगल का खिताब जीतने वाली सेकंड इंडियन वुमेन प्लेयर हैं। ओके, आपको वापस से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, याद हो जाएगा शायद, कि साइना नेहवाल ने वर्ष 2008 में ये खिताब जीता था, ताइपे ओपन का सिंगल वुमेन का खिताब। इसके बाद तन्वी शर्मा ने 2026 में आकर के ये खिताब जीता है। क्लियर? इस मामले में ये दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। अगर इस साल की बात करें जो इंडियंस के जो खिताब उन्होंने हासिल किए हैं इंडियंस ने, इस मामले में तीसरी हैं। बेसिकली सिंगल्स BWF खिताब जीतने वाली तन्वी इस साल की तीसरी महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले जापान ओपन PV सिंधु ने जीता। इस बार आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि अभी हाल ही में किस किसने कौन कौन सा खिताब जीता है। तो PV सिंधु ने जापान ओपन को जीता। देविका सिहाग ने इससे पहले थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीता। तो देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर्स का खिताब जीतने वाली थी। जापान ओपन का खिताब PV सिंधु ने जीता और इसके बाद तन्वी शर्मा ने भी BWF का खिताब जीता है। तो BWF का खिताब जीतने वाली ये तीसरी भारतीय महिला बन गई है। ओके, चौथी महिला के मामले में बात करें तो PV सिंधु, साइना नेहवाल और देविका सिहाग के बाद वह BWF सुपर 30, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, अपने आप में BWF वर्ड ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो और उसमें भी सुपर 30, सॉरी 30 बोल रहा हूँ, 300। तो BWF सुपर 300 का खिताब या इससे ऊपर के लेवल का जो खिताब जीतने वाली ये भारत की चौथी खिलाड़ी है। ओके, 3 नाम मैं बोल चुका हूँ पहले, PV सिंधु, साइना नेहवाल और देविका सिहाग, जिन्होंने की BWF सुपर 300 या फिर इससे ऊपर के खिताब जीते हैं। अब तन्वी शर्मा है जिन्होंने ये खिताब हासिल किया है। तो BWF खिताब के मामले में चौथी। इस साल
BWF खिताब जीतने वालों में तीसरी, और इस खिताब में ताइपे की हम बात करें तो ताइपे ओपन की बात करें तो इस सिंगल खिताब जीतने वाली सेकंड भारतीय महिलाएं बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। चलो अगले बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक हल्का फुल्का मूवमेंट ले लो, थोड़ा ब्रेक 10 सेकंड का। चलो रिफ्रेश हो गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो लेके आया हूं मैं वो है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप को लेकर के। इस पे मैंने दो क्वेश्चन लिए एक साथ, और रीजन क्या है, जैसे ही प्रश्न सामने आएगा आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया है मैंने। बेसिकली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, ये ब्लू चैंपियनशिप उसको मत लेना, अभी थोड़ी देर पहले जब कुछ दिन पहले कॉमनवेल्थ इवेंट हुए थे उनको लेके हम बात करें तो उसमें तो टेबल टेनिस था ही नहीं, अगर आपको ध्यान हो तो। ओके, तो ये इवेंट अभी हाल ही में हुआ है। तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में 7 इवेंट हुए। इन 7 में से भारत ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए ये आपको बताना है। 4, 5, 6 या फिर 7 के साथ। ओके, और सही आंसर क्या है इसका? 6। मीन्स कुल 7 इवेंट हुए और 7 में से 6 किसके खाते में आए? इंडिया के खाते में आए। ओके, अब प्रश्न अपने आप बन जाता है, जब इंडिया के खाते में 6 आए तो भैया वो कौन सा गोल्ड था जो कि भारत के खाते में नहीं आया? बस यही प्रश्न बनता है। तो भारत केवल एक श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गया, और वह श्रेणी अब आपको करना है क्या है, उस श्रेणी को बताना है, वो कैटेगरी कौन सी थी जिसमें भारत को गोल्ड नहीं मिला, और अगर वो गोल्ड मिला तो कौन से देश ने वो गोल्ड ले लिया, तो किस श्रेणी में ये गोल्ड किस देश के पास गया। तो आपको वो कैटेगरी भी याद रखनी है और साथ में वो देश भी जिसने ये खिताब हासिल किया है। ओके, सातवां वाला ऑप्शन दे रखे हैं, महिला युगल में सिंगापुर, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मिश्रित युगल में इंग्लैंड, पुरुष युगल में मलेशिया, या फिर पुरुष टीम इवेंट में ऑस्ट्रेलिया ने। तो आपको यह ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या है? पुरुष युगल का खिताब मलेशिया ने जीता। तो एकमात्र जो गोल्ड गया था वो गया था मलेशिया के पास, वो भी पुरुष युगल में। ठीक है, नेक्स्ट में सॉरी मेंस डबल में। इसको लेकर 6 पदक हैं, 6 स्वर्ण पदक हैं, तो आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। तो आप पहले तो जान लेंगे टूर्नामेंट कब से कब तक हुआ था। ये 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये इसको होस्ट किया था इंडिया ने, इसको होस्ट किया है, त्यागराज इंडोर स्टेडियम में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो ये अपने आप में दो क्वेश्चन हैं, जनरली डायरेक्टली पूछ सकता है, सिंपल क्वेश्चन पूछने की उसकी इच्छा होगी तो, कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, कब से कब तक हुआ। ओके, खैर अब बात करते हैं मेडल्स की। तो मेंस सिंगल्स का खिताब जीता अंकुर भट्टाचार्य जी ने, आपको ये ध्यान रखना है, अंकुर भट्टाचार्य जी ने जीता, और इसके लिए उन्होंने भारत के ही पायस जैन को 4-3 से हराया था और गोल्ड मेडल हासिल किया था। आगे जाके मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा करके स्पष्ट करने की कोशिश की है, आपको क्लियर मिल जाएगा, वहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वुमेन्स सिंगल की बात करें तो यशस्विनी घोरपड़े ने ये गोल्ड मेडल जीता। पुरुष टीम की बात करें, मेंस टीम इवेंट की हम बात करते हैं, तो भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया की टीम को, जिसे मैया कॉम्पिटिटर्स के नाम से जाना गया, 3-2 से हराया और गोल्ड मेडल हासिल किया। महिला टीम की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने यहाँ भी मलेशिया को हराया। ध्यान रखिएगा, पुरुष टीम की बात हो या महिला टीम की, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, मलेशिया को ही इंडिया ने हराया। अंतर से इतना सा है कि पुरुष टीम ने इसको 3-2 से हराया, और जबकि महिला टीम ने 3-0 से सुपड़ा साफ कर दिया। ओके, तो महिला टीम की जो प्लेयर्स थी, जो ग्रुप था उनका, उसमें थी स्वास्तिका घोष, श्रीजी अकुला और यशस्विनी घोरपड़े। यशस्विनी घोरपड़े ने सिंगल में भी गोल्ड लिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात होती है वुमेन्स डबल की, हम बात करें तो वुमेन्स डबल में श्रीजी अकुला और सिंड्रेला दास, श्रीजी अकुला और सिंड्रेला दास ने फाइनल में, भारत की जोड़ी थी यशस्विनी घोरपड़े की और दिव्यांशी भौमिक की, दिव्यांशी भौमिक और यशस्विनी घोरपड़े की जोड़ी थी, इसको श्रीजी अकुला और सिंड्रेला दास ने 4-0 से हरा करके ये वाला गोल्ड मेडल हासिल किया। मिक्स डबल की हम बात करें, मिक्स डबल में गर्ल्स प्लस बॉयज होते हैं, आप सब जानते हैं। तो मिक्स डबल्स में मानव ठक्कर और तनिषा कोटेका की जोड़ी थी, इन्होंने मलेशिया की ही जोड़ी को, जिसमें थे शामिल कौन कौन, ए शी टिन, ओके, और रिचर्ड रुई झे याप, ए शी टिन और रिचर्ड रुई ये याप, इनको 3-2 से हराया और गोल्ड मेडल अपने खाते में लिया। इसको थोड़ा सिंपली कर लें, आई थिंक यहाँ पे काफी स्पष्ट दिखाई देगा तुम्हें। तो ये देख लें, मेन सिंगल पुरुष सिंगल की बात करें, मेन सिंगल की, तो अंकुर भट्टाचार्य जी की बात हम कर चुके हैं, पायल जैन को हराया
वुमेन्स सिंगल की बात करें, यशस्विनी घोरपड़े विजेता बनी, श्रीजय कुला उप विजेता रही। मेंस टीम की बात करें, इंडियन टीम थी, मलेशिया को 3-2 से हराया। महिला टीम की बात करें, इंडियन टीम ने मलेशिया को 3-0 से हराया। वुमेन्स डबल्स की बात करें तो श्रीजय अकुला और सिंड्रेला दास ने भारत की ही यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को हराया 4-0 से। मिस्टर डबल की हम बात करें तो मानव ठक्कर और तनिषा कोटेजा थे, इन्होंने मलेशिया के ACT और रिचर्ड रुइयाप को 3-2 से हराया और ये खिताब जीता। इस प्रकार से 6 खिताब भारत की झोली में आए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जैसे मैंने कहा था कि इवेंट को लेकर के हम बात करें, तो स्पोर्ट्स के बाद मैंने यहाँ पे रखा है इवेंट्स को, हम बात करें डेट्स को। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय, इसको पढ़िएगा, विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस का मुख्य समारोह किस तारीख को मनाया गया। अभी आप कहेंगे सर ये ऐसा क्यों लिया, भाई अपने हल्का सा लोगो भी दे दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान रहेगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल। ओके, तो ये कब मनाया गया, इसका मुख्य समारोह की बात कर रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त और 11 अगस्त। अब मैंने डेट को लेके इतना एम्फेसिस क्यों किया है, ये भी आपको पता लगेगा जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में जाएंगे। जवाब है इसका 10 अगस्त। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है कि भाई, ये इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 अगस्त को विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे थे मुख्य समारोह की, जो कि 2026 में मनाया गया 10 अगस्त को, लेकिन जनरली जो दिवस है वो मनाया जाता है 9 अगस्त को, आपको ध्यान रखना है। ओके, ये 9 अगस्त को दिवस मनाया जाता है मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस बार की थीम थी स्वदेशी आदिवासी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। अगला जो क्वेश्चन जो बन सकता है, जनरली थीम पे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसकी थीम क्या थी, ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। खैर, ये तो मैं बात की हमने किसकी, इसकी थीम को लेकर के। आप बात करेंगे सर अभी आपने कहा था 10 तारीख को ऑर्गेनाइज किया था उसका मुख्य समारोह, अब 9 अगस्त की बात कर रहे हो, तो भाई ये समझ लें कि जनरली हर साल ये 9 अगस्त को मनाया जाता है, दुनिया भर के मूल निवासियों के अधिकारों और उनकी संस्कृति पहचान को, योगदान को सम्मान देने के लिए। लेकिन इस बार इसका जो मुख्य समारोह था वो 9 तारीख को नहीं मना पाए। रीजन क्या था, उस दिन पड़ रहा था संडे। ओके, संडे होता है हॉलीडे, और हॉलीडे को संयुक्त राष्ट्र के बहुत सारे कार्यालयों में छुट्टी होने की वजह से ये समारोह 10 अगस्त को मनाया गया था। ओके, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन वो थोड़ा सा हटा के पूछना चाहेगा तो डेफिनेटली पूछ सकता है, दैट इज व्हाई यू शुड लर्न इट। ओके, है इस प्रश्न की इंपॉर्टेंस क्या बनती है कि इस दिवस को सबसे पहले कब प्रस्ताव पारित करके पास किया गया था, तो 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 49-214, ये ध्यान रखिएगा, 49-214 का प्रस्ताव पारित किया गया 1994 में 9 अगस्त के दिन। क्लियर, तो 9 अगस्त के दिन क्या प्रस्ताव पारित किया गया, वापस उल्टा बोल दिया मैंने, कि 23 दिसंबर 1994 को ये प्रस्ताव पारित किया गया 49-214 के तहत कि हर साल 9 अगस्त को ये डे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ओके, तो 9 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये प्रस्ताव पारित किया गया 1994 में 23 दिसंबर को। ओके, इसके साथ ही 9 अगस्त का चयन क्यों किया ये आप समझ लें। तो 1982 में मूल निवासियों पर संयुक्त राष्ट्र की वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग या पहली बैठक हुई थी, और इसी की स्मृति में 9 अगस्त का दिन चूज किया गया। तो जैसे मैं पहले बोला था, तो थोड़ा कंफ्यूजन आ गया था। तो 23 अगस्त को, तो 23 दिसंबर को प्रस्ताव पारित किया गया 1994 में कि 9 अगस्त को मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि उस दिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मूल निवासियों के ऊपर एक वर्किंग ग्रुप की बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। क्या इतनी काफी है। अगला क्वेश्चन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वर्ष 2026 में भारत ने कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया, ये आपको जानना है। ये तो नॉर्मल सी बात बता दी उसने, 7 अगस्त को मनाया जाता है, तो डेट तो आपको याद रखने की मतलब रह नहीं गया यहाँ पे। तो ये तो क्लियर हो गया कि 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। बताना ये है कि इसका संस्करण कौन सा था, ये ध्यान रखना है। तो 10वां था, 11वां था, 12वां था या फिर 13वां था। ऑप्शन में से अगर चूज करें तो सही आंसर था इसका 12वां। तो 12वां नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया 7 अगस्त 2026 को। अब ये क्यों मनाया जाता है और ये 12वां कैसे है, इससे संबंधित कुछ और तथ्य अगर हैं तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मनाया क्यों जाता है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो ये 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कब, 7 अगस्त को। क्या ये कहें कि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। तो स्वदेशी का मतलब बड़ी बात मान सकते हैं, हथकरघा, चरखा, महात्मा गांधी, याद रहेगा।
तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905, चरखा दिवस, चरखा आंदोलन, या मान लें हम कि स्वदेशी आंदोलन, और इसीलिए मनाया जाता है हैंडलूम डे। ओके, अब क्या ये बहुत लंबे समय से चल रहा है? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में, क्योंकि हमने संस्करण क्या बोला, 12वां संस्करण कहा था मैंने भी आपसे, 12वां संस्करण है। जब 12वां संस्करण है तो नॉर्मल सी बात है, इस शुरुआत किया गया था 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से शुरू किया गया था ये प्रश्न पूछ सकता है, तो इसकी शुरुआत हुई थी चेन्नई से। तो वर्ष 2015 में सबसे पहले से ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई में। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें इसका जो इस बार 2026 में इसका मुख्य फोकस रहा या मेन टॉपिक इसका जो रहा वो क्या रहा, बुनकरों का सम्मान, परंपराओं का नवीनीकरण, क्षितिज का विस्तार। अगर पूछता है तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे पास ध्यान में आए, जो मैंने आपको पास लाने की कोशिश की है। हम सब बात करते हैं बहुत सारी जनगणना, अपनी जनगणना की बात करते हैं, बाघ गणना, पक्षी गणना, और भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने हथकरघा जनगणना के बारे में सुना है? पता है कितनी जनगणना हो चुकी है? तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपके पास मैं दे रहा हूँ, वो ये कि हथकरघा जनगणना भारत में तक 4 बार हो चुकी है, केवल 4 बार। ओके, पहली हुई थी 1987-88 में, दूसरी हुई थी 1995-96 में, तीसरी हुई थी 2009-2010 में, और लेटेस्ट जो हुई थी लास्ट वो हुई थी 2019-2020 में। ओके, तो लास्ट जो हथकरघा जनगणना हुई वो 2019-20 में हुई, और इस जनगणना के हिसाब से भारत में जो हथकरघा परिवार हैं, हैंडलूम जो फैमिलीज हैं, वो कितनी हैं? 31.45 लाख। और इन 31.45 लाख जो हथकरघा परिवार हैं, उनमें जो बुनकर या फिर इस काम से संबंधित जो श्रम है, उससे संबंधित जो श्रमिक हैं, उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 35.22 या 35.22 लाख। ओके, इनमें भी 72% हिस्सा किसका है? महिलाओं का है। ये आपको ध्यान रखना है। तो हथकरघा उद्योग में जो कुल कार्यबल है, वर्किंग कैपेसिटी है, उसका 72% किसके हिस्से में आता है? महिलाओं के हिस्से में आता है। तो अपने आप में काफी इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जितना जल्दी हो सकेगा उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो डे बहुत सारे हो जाएंगे, और पर डे पे अपन क्वेश्चन लेते हैं बहुत लंबा हो जाएगा। दैट इज व्हाई आई मेक अ टेबल हेयर। तो ध्यान कर लें। शुरुआत करते हैं अपन 10 तारीख से। 10 तारीख की हम बात करें तो 10 तारीख को मनाया गया था विश्व शेर दिवस, या हम बोल सकते हैं वर्ल्ड लॉयन डे। क्यों मनाया जाता है? हम सब समझ सकते हैं कि शेरों के प्रोटेक्शन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनकी आवास के हैबिटेट को प्रिजर्व करने के लिए, और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 9 अगस्त, जिसके बारे में अभी हम बात करके चुके हैं, विश्व के मूल निवासियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये खूब चर्चा हुई है इसके बारे में। 8 अगस्त 2026 को क्या मनाया गया? ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई 8 अगस्त 2026 को। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। फिर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पूछ सकता है कि इस बार इसकी कौन सी वर्षगांठ थी, तो आपको ध्यान होना चाहिए 84वीं ये वर्षगांठ थी। मीन्स 8 अगस्त 2026 को 84वां भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। और ऐसा क्यों हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि 1942 में महात्मा गांधी ने करो मरो का नारा दिया, और इसके साथ ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, और इसी स्मृति में हम ये दिवस मनाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ लेते हैं। नेशनल हैंडलूम डे हम बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। 7 अगस्त 2026 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? 1905 में स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया गया। थोड़ी देर पहले बात की है हमने। लेकिन 7 अगस्त को एक और इम्पोर्टेंट डे है जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और थोड़ी देर पहले हमने उसके बारे में चर्चा भी की थी। वो है जेवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा, आशीष के बारे में बात कर चुके हैं, और राष्ट्रीय भारत फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्लियर? ध्यान रहेगा। लेकिन 7 अगस्त को जो जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है, तो किसकी स्मृति में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो इसमें कहता है वो कि नीरज चोपड़ा के ऐतिहासिक प्रदर्शन के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है जिससे कि जो हमारे भारत देश के जो खिलाड़ी हैं, वो इस जेवलिन थ्रो जो खेल है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लें और उसको आगे बढ़ाएं। ओके, नेक्स्ट है 6 तारीख 6 अगस्त, जिसे मनाया जाता है हिरोशिमा डे के बारे में को लेकर के। हिरोशिमा डे बोल सकते हैं आप इसे। ये जो 6 अगस्त को इसे क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन के बाद नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, और उसकी स्मृति में। और साथ में ये बात कहता है कि परमाणु बम की त्रासदी को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन साथ में इसका मोटिव होता है वो ये कि शांति और परमाणु निरस्त्रीकरण का संदेश देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन ये कितना निरस्त्रीकरण हो रहा है, कितनी शांति हो रही है, तो अमेरिका और ईरान बता पाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। 4 अगस्त को बात करें तो 4 अगस्त को मनाया जाता है इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे।
ओके, अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पे अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इसको मैं नेक्स्ट सेशन को मेरा जो वीडियो बनने वाला है उसमें इसको लेके आऊंगा, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं डेज की। तो अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड दिवस डे मनाया जाएगा, 4 अगस्त को मनाया गया था। और इसमें केवल बात रखी थी सेम जैसे कि हमने लॉयन डे की बात की थी, क्या कि इनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 3 अगस्त की हम बात करें तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। भारतीय अंगदान दिवस, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे, 3 अगस्त को मनाया गया। और रीजन क्या था, जस्ट टू प्रमोट और उनको लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान के प्रति ये दिवस मनाया जाता है। इससे इंपॉर्टेंट जो तारीख आती है वो तारीख आती है 2 अगस्त, और ये आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की 166वीं जयंती के रूप में मनाया गया। अब अगर जानते हैं आप आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय कौन थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आप जान लें कि प्रफुल्ल चंद्र राय को हम जानते हैं किस रूप में, भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में। भारत में आधुनिक रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के रूप में हम आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को जानते हैं। और उनकी 166वीं जयंती के रूप में 2 अगस्त मनाया जाता है। इन्होंने कोलकाता में केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की थी, वो कभी और बात करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है देश को लेकर के ही यहाँ पे, लेकिन ये बात है किसकी, सप्ताह को लेकर, वीक को लेकर प्रश्न आया था। इसमें बस छोटी सी 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, एक कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो 1 से 7 तारीख का दिया हुआ है, 1 से 7 अगस्त 2026 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्यों और क्यों किया गया था, तो नॉर्मल सी बात है कि सब जानते हैं कि बच्चों के लिए दूध बहुत अच्छा होता है। माँ का जो दूध होता है बहुत ही सुपाच्य होता है, हेल्दी होता है, दैट इज भाई इसको अपन करते हैं। क्वेश्चन जो आएगा, हम क्वेश्चन की दृष्टि से बात करें तो 1 से 7 तारीख को ये मनाया गया। और मेन इंपॉर्टेंट बात इसकी है थीम, थीम ध्यान रखनी है आपको। और थीम क्या थी इसकी, जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान, कारगर उपायों को सुदृढ़ करना, ये ध्यान रखना है। जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान, कारगर उपायों को सुदृढ़ करना, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ सस्टेनेबल स्टार्ट इन लाइफ, स्ट्रेंथन व्हाट वर्क्स। ओके, तो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा। नाउ सेशन अपना जो आगे बढ़ता है वो है अपॉइंटमेंट की तरफ। अपॉइंटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिए मैंने यहाँ पे सीवीसी, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरा सा कवर करने की कोशिश की है। बताना आपको ये है कि अगस्त 2026 में सीवीसी, या हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यवाहक, जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं या सीवीसी हैं, एक्टिंग सीवीसी हैं, वो किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4। पहला है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सेकंड वन इज एएस राजीव, थर्ड वन इज सुरेश एन पटेल, एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज संजय कोठारी। एंड द राइट आंसर इज एएस राजीव। मगर ध्यान रखिएगा ये अभी भी कैसे हैं, कार्यवाहक हैं, तो इसका जो चयन कैसे होता है वो सब बात करते हैं अब। तो ये तो हमने बात की कि कार्यवाहक सीवीसी बने एएस राजीव। ओके, 3 अगस्त को इन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया, इट्स ओके। लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये एक और कि इन्होंने किसका स्थान लिया। इन्होंने स्थान लिया प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का, जो कि रिटायर हो गए थे। ओके, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव के रिटायरमेंट के बाद 3 अगस्त को एएस राजीव ने अपना कार्यभार संभाल लिया। इनका पास जो पूर्व पद था वो थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और इसके अलावा ये इसी सतर्कता आयोग में ही ये आयुक्त के तौर पे 9 फरवरी 2024 में नियुक्त किए गए थे। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चलो ठीक है यहाँ तक तो बात सही सिंपल, अगर छोटे मोटे एग्जाम्स दे रहे हैं सिंपल क्वेश्चन अगर आते हैं तो दैट्स गुड। बट आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, और इसलिए मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि सीवीसी, एक्टिंग सीवीसी की जो नियुक्ति हुई वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिनियम 2003 की किस धारा के तहत की गई। नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिएगा, क्लियर। बड़ा आसान सा प्रश्न लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं। आपको पता होना चाहिए कि अधिनियम 2003 का ही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, और इसकी धारा 10/1 के तहत कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति की जाती है। ओके, तो इसी अधिनियम की धारा के तहत इसकी नियुक्ति की गई एएस राजीव की। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं अभी वो एक्टिंग सीवीसी हैं, इसके बाद फुल फ्लैश सीवीसी का भी चयन किया जाएगा। तो जब ये चयन किया जाता है तो चयन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि इस चयन समिति में सदस्य कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए 3 सदस्य होते हैं। ओके, तो 3 सदस्य इस कमेटी बनती है, और इस 3 सदस्यीय कमेटी को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, एट प्रेजेंट की बात करें तो पीएम मोदी। ओके, इसके अलावा 2 और मेंबर होते हैं, पहला है होम मिनिस्टर,
सेंट्रल होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे कि वर्तमान में कौन है, राहुल गांधी। ओके, तो आज की बात करें तो राहुल गांधी होंगे, यहाँ पे अमित शाह होंगे, ओके, और यहाँ पे मोदी तो होंगे ही होंगे। तो मोदी, अमित और राहुल की जोड़ी मिलकर के इसका चयन करेगी। क्लियर, तो ये याद रहेगा आपको। क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी सीबीसी का गठन कब हुआ। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार नॉर्मली पूछ लेता है, जहाँ पे आपको करंट से कोई लेना देना नहीं होता, तब भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 1964 में इसका गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट जितना है 1964, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, संथनम समिति, मैं आप रिपीट कर रहा हूँ, संथनम समिति की रिपोर्ट या उनकी सिफारिशों के आधार पर एक कार्यकारी प्रस्ताव पारित किया गया 1964 में, जिसके बाद सीबीसी की स्थापना की गई। तो याद रहेगा, संथनम समिति को लेकर आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर संथनम समिति के साथ में एक प्रश्न और जनरली पूछते हैं, पहला और लास्ट की बात होती है, तो लास्ट में फिलहाल एएस राजीव जी हैं। तो सबसे पहले जो सीबीसी नियुक्त किए गए मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए, वो कौन थे, निट्टूर श्रीनिवास राव, NS राव, NS राव, निट्टूर श्रीनिवास राव। ओके, आप इन्हें ऐसे ही बोल सकते हैं, NS राव, ठीक है। तो सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, NS राव, ओके, निट्टूर श्रीनिवास राव। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जनरली आपको पता होना चाहिए, भले आप करंट में है या नहीं, कि इस पूरे निकाय को, इंस्टीट्यूशन को कैसा दर्जा प्राप्त है और कैसे मिला। तो 1998 में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसके बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया। तो 1998 के ऑर्डिनेंस के साथ में 2003 का जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का अधिनियम है वो पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि ये जो निकाय है, जो इंस्टीट्यूशन है सीबीसी, ये टोटली ऑटोनॉमस बॉडी होगी। कैसी होगी, ऑटोनॉमस बॉडी होगी, स्वायत्त संस्थान होगा, और इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इंस्टीट्यूशन विल नेवर बी अंडर एनी मिनिस्ट्री। ये जो संस्थान है वो किसी भी मंत्रालय के अधीन नहीं होगा, मिनिस्ट्री से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। एंड इट विल डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्लियामेंट, और इस संसद के प्रति जवाबदेही होगी इसकी पार्लियामेंट के प्रति। ठीक है, तो पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है, कोई मिनिस्ट्री इसके ऊपर हावी नहीं है। दैट इज व्हाई इट इज ऑटोनोमस बॉडी। ओके, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, मुझे तो अच्छी लगी। आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी होती जा रही है, लेकिन फिर भी आपको अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, औरों को ये बोलें कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए मैंने फिर वापस से प्रयास किया, इसको टेबल बनाया गया। इस टेबल में जो अगस्त 10 तक की जो नियुक्तियां हैं उनको मैंने कवर किया, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां जिनमें प्रश्न बन सकते हैं उनको लेके आया हूँ। तो पहला नाम है वर्षा अशोक अगलावे। वर्षा अशोक अगलावे बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में नियुक्ति है। ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे आप GSI के नाम से बहुत बार अखबार में पढ़ते आ रहे हैं, इसकी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई है, फर्स्ट वुमेन DG ऑफ GSI। ओके, वर्षा अशोक अगलावे, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वर्षा अशोक अगलावे, फर्स्ट वुमेन DG ऑफ GSI। ओके, अगर GSI की हम बात करते हैं, हल्का सा इन्फॉर्मेशन आपको और देता हूँ मैं। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, कोलकाता में। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, महिला के हाथ में ही है, वो है अलका नागिया अरोड़ा। अलका नागिया अरोड़ा, इन्हें भारत के नया रक्षा लेखा महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है, CGDA। ओके, ये अभी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है डेवोडे ग्रेवेसारियस, ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद कर सकते हैं, जनरली कभी आप पूछ लिया जाता है तो ध्यान में होना चाहिए। ये एयर इंडिया के नए MD और CEO बने, एयर इंडिया, ओके, एयर इंडिया के नए MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, महिला के पास में ही है, कैप्टन शिवानी सहरावत के नाम पर है। ये बनाई गई है आर्मी चीफ की ADG। ओके, AD कैंप, ADC। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली वुमेन है, पहली महिला है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली महिला कौन है, कैप्टन शिवानी सहरावत। इसके अलावा अगला अपॉइंटमेंट है एयर मार्शल तेजपाल सिंह का, इन्हें भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है, सो प्लीज रिमाइंड इट।
याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? उप प्रमुख, डेप्यूटी की बात कर रहा हूं मैं, तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह। नेक्स्ट है एयर मार्शल संदीप थरेजा। इन्हें सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, जिससे आप इंग्लिश में शॉर्ट में AFMS के नाम से जानते हैं, उनका DG बनाया गया है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का DG कौन है? एयर मार्शल संदीप थरेजा। ओके, नेक्स्ट बात है वाइस एडमिरल AN प्रमोद। जब एडमिरल की बात हुई तो आपको रैंकिंग पता होगी हल्की फुल्की। जब भी हम एडमिरल की बात करते हैं, इट बिलोंग टू नेवी। ओके, तो इस मतलब क्या है, हम लोग बात करने वाले हैं नेवी की। तो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद। तो AN प्रमोद भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बनाए गए। क्लियर? इन्होंने तरुण सोबती का स्थान लिया है, ये भी आप याद कर सकते हैं, जनरली पूछा जा सकता है तो थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए। तरुण सोबती का उन्होंने स्थान लिया है AN प्रमोद ने एज ए डेप्यूटी ऑफ नेवल स्टाफ DCNS। और ये तो बात हुई इसकी, और हम बात करें भारतीय वायुसेना में उप प्रमुख की, तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह। ओके, खैर एक और अपॉइंटमेंट महिला के नाम पर है, मोनिका चक्रवर्ती। हालांकि उस लेवल का ये नहीं है, फिर भी पूछ सकते हैं कभी एग्जामिनर के दिमाग में आ जाता है तो। इन्हें RBI भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्वेश नेगी। इन्हें भारत में ईरान का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। TV सोमनाथन के बारे में आप अब तक पढ़ते ही आ रहे होंगे, ये भारत के कैबिनेट सचिव हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा कि भारत के कैबिनेट सचिव हैं TV सोमनाथन, और इनके सर्विस को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, 1 साल का सेवा विस्तार इनको दिया गया है, तो अभी भी इसी पद पर रहेंगे। इसके अलावा एक और अपॉइंटमेंट है, वो है इंडिगो को लेकर के। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एयर इंडिया की बात की थी हमने, जिसमें डेविड गेविसारियम की बात थी, क्योंकि MD CEO थे, लेकिन वो थे एयर इंडिया के। हम बात कर रहे हैं इंडिगो की, और इंडिगो के CEO बनाया गया किसे? बिली वॉश को। ओके, तो ये थोड़ा से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे आज, जो 10 तारीख तक के थे, मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगेगा। आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट और फॉलो मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो कि किसमें हम लेंगे जितने सर्वे हैं, सूचकांक हैं, अभियान हैं, पुरस्कार हैं, उन सबको हम इसमें कवर करेंगे अपने सेकंड वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।